राजेश जी, प्रोफेसर अरुण कुमार की बात से मुझे ये लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं या जो सरकार कह रही है कि उसने एक बड़ा कदम उठाया है महंगाई पर लगाम लगाने का, वो एक छलावा है। क्योंकि वस्तुतः कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और क्योंकि जितना काम करना चाहिए था महंगाई को रोकने के लिए, जितने उपाय करने चाहिए थे, वो नहीं किए गए हैं। एक एक मुश्त कटौती की गई है, ये कब तक काम करेगी? अगर पेट्रोलियम पदार्थ के दाम और आगे बढ़ते हैं और जिनकी बढ़ने की आशंका है, तब क्या होगा? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, एक कहानी है, कहावत है। एक आदमी ने अपने जो गधे की भार जो है 50 किलो की जगह 100 किलो कर दिया। तो गधा गधा परेशान हो गया। उसने कहा कि भाई मैं अब नहीं काम करूंगा, भार बहुत बढ़ा दिए। तो आदमी ने जो है उसको 75 किलो कर दिया। गधा खुश हो गया, काम पे लग गया। तो जो तेल का भाव को लेकर जो हुआ है वो कुछ ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये ट्रिक जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वही हम देख रहे हैं। और जो प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि अभी जो उन्होंने जो घटाया है तो तेल का भाव वही मार्च के रेट पर आए हैं, उससे नीचे तो नहीं गए। लेकिन देखिए, दो तीन चीजें हैं। आप सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं और दो तीन चीजें भी हुए हैं। मैं थोड़ा सा उन दोनों चीजों को, जो कुकिंग कोल और बाकी रॉ मटेरियल्स को लेकर जो जी। ड्यूटी कट्स हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कट्स भी हुए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा हमें नजर देना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि सरकार का रणनीति क्या है महंगाई को संभालने के लिए। तो जैसे प्रोफेसर कुमार ने कहा कि तेल का, जब ये कच्चा तेल का भाव बढ़ता है और उसके तहत हमारे जो पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ते हैं, तो उसके दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि भाई आप और हम जो भी खरीद रहे हैं तेल, उसका भाव बढ़ जा रहा है, हमें दिक्कत होती है डायरेक्टली। दूसरा जो, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इम्पैक्ट, कि क्योंकि ये बेसिक इनपुट्स हैं हर क्षेत्र में, वो धीरे धीरे हर क्षेत्र के जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसके अंदर घुसते हैं। कच्चे तेल का भाव बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा, फर्टिलाइजर का रेट बढ़ेगा तो कृषि उत्पादन जो है उसके जो चीजों के रेट बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो हर तरह से जो खर्चा बढ़ेंगे, वेज इन्फ्लेशन होगा। तो ये इस तरह से हर सेक्टर के अंदर घुस जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सही समय पर इनको काबू में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत देर तक ये जो बेसिक इनपुट्स कॉस्ट अगर बढ़ने लगते हैं और आप उनको काबू में नहीं लाते हैं, तो कुछ समय के बाद महंगाई जो है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चरल हो जाता है। और उसको फिर नीचे करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कुछ एक सही कदम उठाए हैं। ये एक्साइज ड्यूटी कम करना स्वागत योग्य है। बस यही बात है कि बहुत देर में आ रहा है। दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि इज इट टू लेट एंड टू लिटिल एज वेल, ये भी एक सवाल है। दूसरा बात ये है कि थोड़ा अगर आप हट के देखेंगे कि जो दूसरे एरिया में है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपका नजर लाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं वही हमारे जो चिंता है इस सरकार को लेकर, उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है कि भाई इनके पास आर्थिक व्यवस्था को चलाने में जो रणनीतिकार हैं वो कितना सही तरीके से चीजों को समझते हैं। तो ये आप देख लीजिए स्टील इंडस्ट्री को लेकर जो इन्होंने जो किया, उसमें हुआ क्या है कि कोकिंग कोल को आपने उसका ड्यूटी को 2.5% तक से जीरो कर दिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोकिंग कोल के रेट्स बहुत बढ़ गए थे और वो कहीं ना कहीं स्टील प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा रहा था। और स्टील प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है तो स्टील हर चीज में लगता है, तो आगे को और इन्फ्लेशन बढ़ने का होता है। लेकिन देखिए तरीका क्या है, इन्होंने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दिया। अंडरस्टैंडिंग ये है कि उससे क्या होगा कि स्टील प्रोड्यूसर जो है, अब जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिंदुस्तान की जो स्टील कंपनियां हैं, उनके स्टील जो है 8 से 10,000 रुपए पर टन बढ़ जाएंगे। अच्छा, हमारे जो है, हम तो एक तरह से सरप्लस स्टील प्रोड्यूसर है और हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं,
बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारा टोटल स्टील प्रोडक्शन के लगभग 10 से 12%, 13 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे फिनिश स्टील प्रोडक्शन 105 मिलियन टन है, ठीक है। तो एक तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से स्टील का प्राइस बढ़ने लगे थे, रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान कुछ जो डिसरप्शंस हुए थे, उसको कुछ फायदा उठाने का मौका मिला था हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स को, खास करके साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। तो देखिए, पिछले 2 साल से इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स के थोड़े नए मार्केट्स बने हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना है, उससे हमारे डॉलर की आय बढ़ता है, डॉलर की आय बढ़ता है तो रुपया का स्थिरता और दम बनता है, ठीक है। आप जो अभी ये जो कदम उठाए हैं, ये एजम्पशन देकर कि अगर हम स्टील प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम प्राइस इनकम्पिटिटिव बना दे, क्योंकि अभी जो प्राइस बढ़ जाएगा तो ये 8-10 हजार रुपए पर टन अगर हमारे स्टील प्रोड्यूसर बढ़ा दे तो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी स्टील नहीं बिकेगा, क्योंकि दूसरा देश जो है वो कम रेट पे बेचते हैं। दूसरा बात ये है कि अभी हमारे स्टील प्रोड्यूसर्स, ये क्या होता है, स्टील में इनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो अभी सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उनको वो ऑनर करना पड़ेगा। अगर ऑनर ना करे तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो जो बड़े कंपनी जो है, वही तो हमारे ज्यादातर एक्सपोर्ट्स उन्हीं से होता है, जो बड़े कंपनी है वो ये घाटा अपने खाते पे लेंगे। दूसरा, आपको ये मैं बता दूं कि 3 तरह का चीजें होते हैं स्टील में। एक होता है ब्लास्ट फर्नेस, स्टील इंडस्ट्री चलता है जो बड़े कंपनी, जो ऑक्सीजन से चलता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक होता है इंडक्शन फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस जो है, आपको समझना चाहिए, बंद नहीं कर सकते हो आप उसको कैपेसिटी कम ऊपर कर सकते हो। और ज्यादातर हमारे जो बड़े बड़े स्टील कंपनियां हैं वो ब्लास्ट फर्नेस के रूट से ही स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जब अचानक ऐसे एक नियम लाते हो जिससे कि ये कंपनियों को लगता है कि अरे हमारा तो स्टील बाहर अब बिकेगा नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में आपने कह दिया कि भाई इससे आपको डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगा, लेकिन क्या बात है, डोमेस्टिक डिमांड अगर नहीं बनती है तो कहां बेचेंगे? तो कहीं ना कहीं आप अपना स्टील इंडस्ट्री का इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। दूसरा बात यह है, आपने ये सब करने के बाद क्या गारंटी है कि स्टील प्रोड्यूसर जो है अपना स्टील का प्राइस कम करे डोमेस्टिक मार्केट में? वो कहेंगे ठीक है जी, हमें प्रोडक्शन कम कर देना है और हम प्राइस कम नहीं करेंगे। आप तो फोर्स तो नहीं कर सकते हो ना, ओपन मार्केट है। दूसरा जो है इसमें, देखिए मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं इनको लगा कि नहीं, हम स्टील का प्राइस, हम इसमें देखिए पेलेट मैन्युफैक्चरर सबसे बड़े मार खाएंगे, उसके बाद फर्नेस करेंगे, और जो कही जाती है कि एमएसएमई वगैरह को बहुत फायदा हो जाएगा कि स्टील प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे एजम्पशंस है। ये एजम्पशंस अभी हकीकत नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी इसको हम जमीन पर देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा बड़ा एरिया ऑफ इंटरवेंशन है वो स्टील और उसी थ्रू में जो सीमेंट वगैरह, ये सब कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब का कहीं ना कहीं कॉस्ट कम करने का बात कर रहा है। मुझे जो खाली में सरकार का मुझे क्या समझ इसमें आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरह से यही दिक्कत है, ये हर चीज चुनाव को लेकर सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को भी समझ में आ गया कि भाई 2024 का तैयारी अभी से हमको करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में पैसे लगा के किसी तरह से कुछ जॉब्स वगैरह सब बनाना पड़ेगा, ये रोड प्रोजेक्ट्स, ये सब प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और उसके लिए कई सारी चीजों का प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो अभी से अगर हम ये शुरू कर दें तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर खर्चा करते हो तो वो दिखता है 12-18 महीने के बाद। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर थोड़ा बहुत असर डायरेक्टली जो है तेल वेल को लेकर होगा, लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है उसमें मुझे उतना ज्यादा रिलीफ होते हुए नजर नहीं आ रही है। हमने काफी देर कर दी।